Welcome to another lecture on NCERT CBSE Indian Economy। इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर आज हमारा दूसरा लेक्चर है और हम आज स्टडी करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर एक इकॉनमी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है या क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ आज हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है इसके कुछ यूनिक एडवांटेजेस होते हैं, यानी कि इसके कुछ मुनफरिद एडवांटेजेस होते हैं। जो एडवांटेजेस आप एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं देखेंगे वो एडवांटेजेस यहाँ पे आप पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला जो एडवांटेज इसका है वो है प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोडक्शन पर यूनिट। ओके, यानी फॉर एग्जांपल एक दिन में कितना प्रोड्यूस होगा, या एक बंदा कितना प्रोड्यूस करेगा, या एक साल में कितना प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसमें प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो इसके हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पैच ऑफ लैंड है और यहाँ पे है एक फार्म का मतलब एक जगह जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रही हो, और ये दूसरा पैच ऑफ लैंड है, यहाँ पे है एक फर्म जहाँ पे प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। यानी कि एक फर्म है, ये एक फॉर्म है। यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है। तो अभी अगर आप बीज बोएंगे यहाँ पे फॉर्म पे, तो दैट मीन्स कि इट विल टेक 3 to 4 months, और उसके बाद ही आपका प्रोडक्ट जो है वो तैयार होगा। और इसके साथ साथ ये जो फार्म है ये डिपेंडेंट है ऑन वेदर। तो वेदर कंडीशंस कैसे रहेंगी तो ये उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे। इन कंपैरिजन टू ए फार्म, एक फर्म जो होती है वहाँ पे वंस यू हैव, अगर आपके पास आपने कैप मशीनरी लगाई है, आपने लेबर लाया है, तो दैट मीन्स कि फ्रॉम द सेम डे आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे। तो 3-4 महीनों के बाद यहाँ पे एक फसल तैयार हो रही है और पहले दिन से ही आप फर्म में प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जब तक 3-4 महीने गुजर जाएंगे तो दैट मीन्स एक फर्म में हम काफ़ी सारा प्रोड्यूस कर चुके होंगे, और जब 3-4 महीने होंगे तब जाके एक फार्म जो है अपना फसल यानी कि देगा। और इसके साथ साथ अगर अब वेदर ठीक नहीं रहा तो दैट मीन्स कि ये जो फार्म का प्रोडक्ट है, कोई फसल है, तो ये भी चांस है कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, या ये फिर फॉर एग्जांपल अगर फ्लड सिचुएशन पैदा हो गई तो फिर ये ना ही बन जाए। लेकिन जनरली ऐसा फर्म्स के साथ नहीं होता। अगर वेदर ख़राब भी होगा तो फर्म का काम जो है, एक फैक्ट्री का काम जो है वो जनरली अंदर होता है या एक बिल्डिंग के अंदर होता है, तो वहाँ पे ये मसले उतने नहीं होते हैं। इसलिए प्रोडक्टिविटी जो है वो इंडस्ट्री में ज़्यादा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में या प्राइमरी सेक्टर में वो कम है। तो ये एक एडवांटेज है, बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। अब दूसरा एडवांटेज जो है वो ये है कि हम इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली ज़्यादा है इंडस्ट्री में, तो हम कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ इंडस्ट्री हम प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हम रात में भी काम कर सकते हैं, हम छुट्टी वाले दिन में भी काम कर सकते हैं। तो ऐसा जो है फार्म्स में, एग्रीकल्चर में मुमकिन नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़े, तो उसके लिए जो है एग्रीकल्चर तो ठीक है, इसमें आप थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जितना इम्प्रूव आप जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में कर सकते हैं उतना एग्रीकल्चर सेक्टर में आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें रहीं, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। अब तीसरी चीज़ की तरफ हम आएंगे। तीसरी चीज़ है इनोवेशन, द थर्ड थिंग। देखिए, अगर आप देखेंगे जो भी यहाँ पे फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, या सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलती हैं, तो उनके जो टाइप्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। वहाँ पे आप ज़्यादा इनोवेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसके मुकाबले में अगर आप चाहेंगे, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका बैग है जो आप कैरी करते हैं जब आप स्कूल जाते हैं, या आपके पेन है, या मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो आप देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन यानी नई नई चीज़ें लाने का
मौका होता है, पॉसिबिलिटी होती है। इतनी पॉसिबिलिटी एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं होती है जितनी इंडस्ट्रियल सेक्टर में होती है। तो ये एक एडवांटेजेस पोजीशन में लाता है किसको, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में चूँकि इनोवेशन कम होती है, इसलिए वहाँ पे वैरायटी जो है, टाइप्स जो होते हैं चीज़ों के, वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन इंडस्ट्री जो है वहाँ पे चूँकि इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपके पास चॉइस काफ़ी ज़्यादा होती है। आप जो डिफरेंट टाइप्स आप खरीद सकते हैं चीज़ों के, तो वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे वैरायटी है, यहाँ पे वैरायटी एग्रीकल्चर में वैरायटी कम है। तो ये चौथी चीज़ रही है, खास एडवांटेजेस की अभी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ जो होती है, एग्रीकल्चर की जो शेल्फ लाइफ होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, तो वो लेस होती है, कम होती है। तो आप कोई भी चीज़ लेंगे जो एग्रीकल्चर में, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स आप लीजिए, तो फ्रूट्स कुछ दिन के लिए ही या कुछ हफ्तों के लिए रहेंगे, तो आफ्टर दैट वो एक्सपायर हो जाएं, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, वो स्पॉइल हो जाएंगे। तो इसके बरक्स जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका पेन है, आपका बैग है, आपका जो है आपकी शर्ट है, ठीक है, या फिर दीगर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, स्क्रूज होते हैं, बाकी सारी मशीन्स होती हैं, वो सारी चीज़ें, तो उनकी शेल्फ लाइफ जो है यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा देर तक चलते हैं। तो इसलिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इसलिए बेनिफिशियल है। और शेल्फ लाइफ जो है ये मैटर करती है। अगर कम शेल्फ लाइफ चीज़ों की होगी तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा शेल्फ लाइफ होंगी वो ज़्यादा देर तक रहेंगे। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो आप वेजिटेबल्स घर में लाते हैं तो कुछ दिनों के लिए वो रह सकते हैं, लेकिन आप जो फ्रिज घर में लाते हैं, आप जो घर में दीगर मोबाइल फ़ोन वगैरह रहते हैं, तो वो तो सालों साल चलते रहते हैं, ठीक है। अब लास्ट आइटम पे हम आते हैं, लास्ट चीज़ पे हम आते हैं, दैट इज़ एक्सपोर्टेबिलिटी। अब देखिए, ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके, इनके मुकाबले में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे एक्सपोर्टेबिलिटी ज़्यादा है, यानी आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए आपको देखना है कि ये मैं कहाँ ले जा सकता हूँ, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, जल्दी ख़राब हो जाएगा। आप इसको ज़्यादा दूर नहीं ले सकते, अगर लेना है तो फिर काफ़ी बड़ा इंतज़ाम उसके लिए करना पड़ेगा। इसके बरक्स जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं, तो उनको तो डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि आप जहाँ भी चाहे, इनकी शेल्फ लाइफ चूँकि ज़्यादा होती है, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, तो आप इनको किसी भी दुनिया के खित्ते में, मुल्क में, कंट्री में ले जा सकते हैं। तो इसलिए इनको एक्सपोर्ट करना जो है वो आसान होता है, ये कैरी करने भी इजी होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के मुकाबले में। तो इसलिए इनकी एक्सपोर्टेबिलिटी, एक्सपोर्ट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ये कुछ यूनिक एडवांटेजेस की हमने यहाँ पे बात की, जो हम देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इन कंपैरिजन टू जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ और जो रोल्स हैं या जो इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर की, इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो रोल्स हैं उनकी तरफ आते हैं। पहला है रोल इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना रोल है और वाई इंडस्ट्रियल सेक्टर इज सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर एन इकॉनमी। तो पहली चीज़ जिसका हम यहाँ पर तज़किरा करेंगे वो यह है कि इट यूजेज रॉ मटेरियल्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए, अभी अगर आपने बैग बनाना है, शर्ट बनानी है, बेल्ट बनाना है और काफ़ी हज़ारों चीज़ें अगर आपने बनानी है, तो वहाँ पे आप जो रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की अहमियत जो है वो डिपेंड करती है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, क्योंकि वहाँ से ही आप ये सब चीज़ें बना सकते हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रॉ मटेरियल है वो यूज़ होता है कहाँ पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो हम मार्केट से लाते हैं, जो इंडस्ट्री में बनते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन जो है, जो रॉ मटेरियल वहाँ पे यूज़ होता है वो एग्रीकल्चर से आया होता है, ठीक है। आपके क्लोथ्स है, फर्निशिंग है, बाकी सारी चीज़ें, फर्नीचर जो आप यूज़ करते हैं, चेयर वगैरह जो लकड़ी की बनी होती हैं, ऑल दिस स्टफ, तो ये कहाँ से आता है, ये एग्रीकल्चर से आता है। तो इसलिए इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर को भी यानी कि चलाती है। दूसरी चीज़, ये जो इंडस्ट्री है, इट प्रोवाइड्स इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स
और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंडस्ट्री जो है वो प्रोवाइड करती है किसको, एग्रीकल्चर को। तो इस वक्त जो दवाई बनती है यानी कि पेस्टिसाइड्स जो बनते हैं या जो फर्टिलाइज़र्स बनते हैं वो तो मशीन्स के ज़रिए से बनते हैं। तो जब ही वो मशीन्स के ज़रिए से बनते हैं तो फिर वो हम इतनी मिकदार में बना सकते हैं, देन इट इज़ पॉसिबल कि उनको फिर इस्तेमाल किया जाए कहाँ पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि जो इनपुट्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, जैसे कि फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, वो कहाँ से आते हैं, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक्चुअली बनते हैं। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो है वो है कि जो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स देखते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आते हैं। आपके ट्रैक्टर्स हैं, आपके बाकी जो प्लाफ है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो वो कहाँ से आते हैं, वो एक्चुअली इंडस्ट्रियल सेक्टर से आते हैं। जो भी मशीनरी आज यूज़ होती है, आज ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है दवाई करने के लिए, तो वो ड्रोन्स कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो यूज़ होती है एज इक्विपमेंट्स, तो वो इंडस्ट्री में ही एक्चुअली बनते हैं। तो उस हिसाब से भी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है ऑन इंडस्ट्री। इसी तरह जो प्रोसेसिंग होती है चीज़ों की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप आलमंड खरीदेंगे, ठीक, या आप अखरोट खरीदेंगे, वॉलनट खरीदेंगे, ठीक, या आप कोई और चीज़ खरीदेंगे, तो क्या होता है कि जब ये बनता है तब जाके ये मशीन्स के ज़रिए से प्रोसेस होता है। रहता तो ये आलमंड ही है, रहता तो ये वॉलनट ही है, लेकिन इसकी फिनिशिंग या प्रोसेसिंग जो है वो वहाँ पे होती है। तब जाके ये पॉसिबल होता है कि इसको फिर एक्सपोर्ट किया जाए बाकी जगहों तक, इसको लेने में जो है वो फिर आसानी हो जाती है, या ये फिर ज़्यादा देर तक रह पाता है। तो इसलिए प्रोसेसिंग वगैरह में भी किसका रोल रहता है, ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल रहता है, मशीनरी वगैरह का रोल रहता है। और फाइनली हम इस चीज़ पे आएंगे कि जो डिमांड करते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो डिमांड होती है वो डिपेंडेंट है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना मजबूत है। देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोग जॉब करते हैं, ठीक, जब वो जॉब करेंगे तो उनको सैलरी मिलेगी, उस सैलरी का एक हिस्सा जो है वो सेव करेंगे और एक हिस्सा कंज्यूम करेंगे। जब वो कंज्यूम करेंगे तो उसमें तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाएंगे, जैसे वेजिटेबल्स लाएंगे, फ्रूट्स लाएंगे और दीगर चीज़ें लाएंगे, ठीक है। तो जितना आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर मजबूत होगा उतनी डिमांड आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि लोग कितना डिमांड करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये डिपेंड करता है कि उनकी इनकम कितनी है, और उनकी इनकम जो है वो डिपेंड करती है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर वो डायरेक्टली काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, और अगर वो ना भी करें यानी कि डायरेक्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम, तो फिर भी इनडायरेक्टली वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि एक मुल्क में कंडीशन कैसी है इकॉनमी की वो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये कुछ हम देखते हैं इसके रोल्स इन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके रोल्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री की डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना रोल है, क्या रोल है। तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जिसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ती है, तो वो डिपेंडेंट है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंडेंट है कि एक इकॉनमी कितना ग्रो करेगी, उसकी इनकम और पर कैपिटा इनकम कितनी ग्रो करेगी। तो अगर आप देखेंगे चाइना की बात अगर आप देखेंगे तो चाइना में तकरीबन 30-40 साल जो है इंडस्ट्री ने बड़ी तरक्की की। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी इकॉनमी ने ज़बरदस्त ग्रो किया, 10% प्लस जो है ग्रोथ रेट रही वहाँ पे। तो उसकी वजह से नेशनल इनकम में काफ़ी इजाफा हुआ और पर कैपिटा इनकम में काफ़ी इजाफा हुआ। तो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम और जीडीपी ग्रोथ वगैरह इन सब में इंडस्ट्री का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा जो जॉब्स होते हैं तो जाहिर सी बात है जितना आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है मजबूत होगा उतने आपके जॉब्स भी होंगे, उसी तरीके के आपके जॉब्स होंगे। अगर जिन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल सेक्टर डाउन है, ठीक है, वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं और एग्रीकल्चर ऑब्वियसली सारे लोगों को तो अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का अच्छा होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि फिर लोगों को जॉब्स मिलते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है ये मॉडर्नाइजेशन जो होती है ना, एक्चुअली वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में होती है।
इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक्चुअली मॉडर्नाइजेशन होती है, जो नई नई चीज़ें आती हैं, इनोवेशन होती है, टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, अडॉप्ट होती है, उसको यूज़ किया जाता है, तो वो जनरली इंडस्ट्रियल सेक्टर में पहले होता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही ज़्यादा होता है। तो वहाँ से क्या होता है कि जब इंडस्ट्रियल सेक्टर तरक्की करने लगता है तो इसका असर जो है बाकी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है, वहाँ पर पड़ता है। तो इसलिए एक तो ये मॉडर्नाइजेशन में खुद कलीदी रोल अदा करता है और इसके साथ साथ यानी कि बुनियादी रोल अदा करता है, इसके साथ साथ बाकी सेक्टर्स को भी मॉडर्नाइजेशन की राह पे यानी चलाता है। और एक रोल जो इसका बड़ा रोल है वो है कैपिटल फॉर्मेशन। एक मुल्क में कितनी मशीनरी होगी, ठीक है, जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री कैसी है। अगर आपकी इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है तो दैट मीन्स कि आपकी मशीनरी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा होगा। अगर आपकी इंडस्ट्री ठीक नहीं है, चल रही है, तो फिर उतना इजाफा नहीं हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, तो उसी को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंडेंट है इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और जितना आपके पास अब कैपिटल होगा उतनी ही आपके पास पॉसिबिलिटी होगी, पोटेंशियल होगा प्रोडक्शन का, यानी कि आप उतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं जितना आपके पास कैपिटल होगा। जितना ज़्यादा कैपिटल है उतना ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी एक कंट्री की डिपेंडेंट है कैपिटल पे और कैपिटल फॉर्मेशन पे, तो ओब्वियसली ऑल दोज थिंग्स डिपेंड अपॉन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके अलावा और एक चीज़ है वो है सेल्फ रिलायंस। एक कंट्री जो अपनी चीज़ें खुद ना बना सके तो दैट मीन्स कि इनको फॉरेन कंट्रीज़ में से ये चीज़ें लानी पड़ेंगी। तो जितना आपको अपने अस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए, बाकी इंडस्ट्री में जो है इनपुट्स अगर आप बाहर से लाएंगे, बाकी कंट्रीज से लाएंगे, तो दैट मीन्स कि आप डिपेंडेंट हो जाते हैं उन कंट्रीज़ पे, यू बिकम डिपेंडेंट ऑन दोज कंट्रीज। और कभी फिर ये भी होता है कि वो आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी इकॉनमी उनके बगैर चलेगी नहीं, सोसाइटी चलेगी नहीं, तो वो आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो है सेल्फ रिलायंट बने, यानी कि आप खुद पे ही इन्हिसार करें, तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका स्ट्रांग होगा तो उतना आप सेल्फ रिलायंट होंगे। इसलिए अगर आप देखेंगे जो USA है, जो जर्मनी है, जो चाइना वगैरह है, तो ये ज़्यादा मुल्कों पे दारमदार नहीं यानी डिपेंडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इनका इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत मजबूत होता है, ठीक है। तो तब जाके ये पॉसिबल हो जाता है। तो अगर हम भी चाहें कि हम सेल्फ रिलायंट बने तो फिर इंडस्ट्री का जो है अच्छा होना ज़रूरी है। और फाइनली सिक्योरिटी एंड डिफेंस। तो अभी आप देखते होंगे कि कंट्रीज़ रशिया के पास चले जाते हैं, US के पास चले जाते हैं, चाइना के पास चले जाते हैं कि हमारे पास अच्छा डिफेंस मैकेनिज़्म होना चाहिए, क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं कंट्रीज़ के दरमियान। तो जितना डिफेंस मैकेनिज़्म आपका मजबूत होगा उतना आपको लोग कम डराएंगे या एक्सप्लॉइट करेंगे या हमला करेंगे, तो उतना कम चांसेस बन जाते हैं। तो ये सिक्योरिटी और डिफेंस भी डिपेंडेंट है किस पे, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। जितना आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रांग होगा, जैसा कि US का बड़ा स्ट्रांग है तो उनका डिफेंस सिस्टम अपना है, चाइना का जो है ठीक ठाक स्ट्रांग है तो उनका डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी हद तक अपना है। इसी तरह रशिया का है तो उनका डिफेंस मैकेनिज्म भी, सिस्टम भी यानी कि सही है। और लोकल लेवल पे भी, इंटरनल लेवल पे भी आप अपनी कंट्री में सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर बना सकते हैं जब आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो सही होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इस चीज़ पे कि इंडस्ट्री और फॉरेन सेक्टर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। देखिए, ये जो इंडस्ट्री है एक्चुअली जो प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, अभी हमने बात की थी एक्सपोर्टेबिलिटी की, हाँ, हमने कहा था कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें एक्सपोर्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में लिमिटेड होती है। तो जब आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रांग होगा तो आपके एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा होंगे, इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस। और ये अच्छी बात होती है कि कंट्री की कि उनकी इंडस्ट्री इतनी अच्छी है कि उनके प्रोडक्ट्स बाकी सारी दुनिया में जो है ख़रीदे जाते हैं। तो आपके कितने प्रोडक्ट्स खरीदे जाएंगे बाकी दुनिया में, कितना उनको वैल्यू किया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना मजबूत होगा। तो ये तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको इनकम मिलेगी, और इसके साथ साथ आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगा आपकी इकॉनमी में। अभी अगर आप फॉर एग्जांपल आप क्लोथ्स बना रहे हैं,
ठीक है। और ये अब क्लोथ्स सपोजिंग अब ये यूएसए जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि अगर आपकी डिमांड वहाँ पे बढ़ रही है तो ज़्यादा लोग आप घर में लगाएंगे, डोमेस्टिक इकॉनमी में यूज़ करेंगे क्लोथ्स बनाने के लिए, तो इस तरह इनकम भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। यानी इंडस्ट्री जो है ये इस तरीके से भी इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं जब प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आ जाता है। जब आप चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो आपकी तरफ जो है डॉलर्स आएंगे, पाउंड्स आएंगे, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपके मुल्क में आ जाएगा। क्योंकि आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ बाहर दूसरे मुल्क में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको डॉलर्स मिलेंगे। अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं तो पाउंड्स आपको मिलेंगे। इसी तरह जिस कंट्री में भी आप सेल कर रहे हैं तो आपको वो करेंसी मिलेगी। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपके पास फॉरेन करेंसी अवेलेबल हो, क्योंकि आप जब चाहें उन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को ख़रीद सकते हैं, मशीनरी ला सकते हैं, बाकी सब चीज़ें, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज भी आपके लिए बन जाएगा। और इसी तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तब होगा जब आपके पास इंडस्ट्री होगी। अभी अगर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो चाहेंगे कि वो आपके मुल्क में या तो खुद आके कोई प्रोडक्ट्स वगैरह बनाएं, ठीक है, जैसे कि चाइना में होता है, या फिर कम से कम वो इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा आपके मुल्क की कंपनीज़ में। तो दो तरीक़ों से आपके मुल्क में फिर पैसे आएंगे, या तो वो यानी कि डायरेक्टली यहाँ पे आके काम अपना शुरू करेंगे जिसको आप FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर वो आपकी कंपनीज़ में जो है इन्वेस्ट करेंगे जिसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब आपके पास आपकी इंडस्ट्री जो है वो मजबूत होगी। तो ये आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट चीज़ें स्टडी की, इंडस्ट्री और फॉरेन सेक्टर, रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, रोल इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यूनिक एडवांटेजेस इसके क्या हैं, वो चीज़ हमने स्टडी की। और आज का जो हमारा टॉपिक था इट वाज इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इसकी सिग्निफिकेंस एक इकॉनमी के लिए क्या है। और आई होप कि आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।